दोस्तों, बेगम एजाज रसूल उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था जो संयुक्त प्रांत एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी जिन्होंने भाषा, संपत्ति एवं अल्पसंख्यक अधिकारों पर बल दिया। अम्मू स्वामीनाथन जिन्होंने मद्रास का प्रतिनिधित्व किया था, जिन्होंने स्त्री स्वातंत्र्य पर ज्यादा बल दिया। रेणुका रे उन्होंने पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था। शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक न्याय, हिंदू कोड बिल एवं तलाक संबंधी अधिकारों पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया। जी दुर्गाबाई जिन्होंने मद्रास का प्रतिनिधित्व किया था, जिन्होंने देवदासी प्रथा का विरोध किया। पूर्णिमा बैनर्जी जिन्होंने संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने विधान परिषदों में अध्यापकों एवं श्रमिक प्रतिनिधित्व पर बल दिया। संविधान सभा में महिलाओं की सहभागिता के बारे में हमेशा कम लिखा गया है। लोकप्रिय रूप से जो कुछ लिखा गया है उनमें उन्हें देश को राष्ट्रीय ध्वज अर्पित करते हुए दिखाया गया है। निश्चित ही यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर राष्ट्र की आत्मा और स्त्री के व्यक्तित्व को एकाकार कर दिया गया है। भारत माता के लिए यह एक स्वाभाविक लेकिन स्त्रियों की भूमिका इससे आगे भी थी। उन्होंने ठोस तथ्यों के साथ संविधान सभा में अपनी बातें रखने का प्रयास किया। बेगम एजाज रसूल ने भाषा, आरक्षण व संपत्ति के अधिकारों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित बहसों में भाग लिया। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से सामान्य सीट का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने स्त्री स्वातंत्र्य पर बातें रखी। 1 नवंबर 1948 को रेणुका रे ने सदस्य का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि शिक्षा का अधिकार महत्वपूर्ण अवश्य है, लेकिन इसके लिए एक निश्चित धनराशि का आवंटन किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने चीन का उदाहरण दिया, जहां शिक्षा के लिए एक निश्चित धनराशि का प्रावधान किया गया था। जी दुर्गाबाई और रेणुका रे ने 10 सितंबर 1949 को संपत्ति के राष्ट्रीयकरण और जमींदारी विधेयकों पर अपनी राय रखी। रेणुका रे ने नेहरू से अपील की थी कि आर्थिक व सामाजिक न्याय तब तक लागू नहीं हो सकेंगे जब तक संपत्ति के लिए मूलाधिकारों में प्रावधान न हो। इसी प्रकार 3 दिसंबर 1948 को जी दुर्गाबाई ने मद्रास प्रांत में देवदासी प्रथा के संबंध में अपनी बात रखी और इसे इंसानों की खरीद फरोख्त के व्यापक व अमानवीय प्रश्न से जोड़ा। संयुक्त प्रांत से सामान्य सदस्य पूर्णिमा बैनर्जी ने प्रांतीय विधान परिषदों में अध्यापकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल करने पर जोर दिया। यद्यपि श्रमिकों के प्रतिनिधियों को विधान परिषद में जगह नहीं मिल सकी, वादे जो पूरे नहीं हुए। पंडित जवाहर नेहरू के नियति से मिलाप वाले ऐतिहासिक भाषण को पढ़े, उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़े और उनके बाद उनके द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर ध्यान दें तो इनमें एक संगति दिखती है। इसी के साथ भारत की संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, समितियों की रिपोर्टों और मेमोरेंडम पर सरासरी नज़र डालें तो हम पाएंगे कि ये सभी अभिलेख भारत की जनता से किए गए वायदों की फेहरिस्त। 17 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन करते हुए M.R. मसानी ने कहा कि देश की आय 3 भागों में बटी है, जिसमें पहली 1/3 आय 5% आबादी के पास, दूसरी 1/3 आय 33% के पास और शेष तिहाई आय 62% आबादी के पास है। यह कोई सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं है। इससे पहले 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए जवाहर नेहरू ने कहा था कि इस प्रस्ताव में हमने लोकतंत्र का सार सन्निहित किया है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि लोकतंत्र का सार ही नहीं, इसमें हमने आर्थिक लोकतंत्र का सार भी सन्निहित कर दिया है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 15 अगस्त 1943 को कहा था, जो स्वराज्य हमने हासिल किया है वह खोखला रह जाएगा यदि हमने देश में रहने वाले सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों में यह विश्वास पैदा नहीं किया कि वे यहाँ सुरक्षित हैं।
उनकी उन्नति और तरक्की के रास्ते में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता है। उनको धर्म और उपासना की पूरी आज़ादी है। उनकी भाषा और संस्कृति पर कोई आघात नहीं पहुंचा सकता है। आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए उस समय तक विशेष प्रयत्न होते रहेंगे जब तक वे बराबरी में न आ जाए। इस देश में खाने के लिए पूरा अन्न होने लगेगा और दूध की नदियाँ बहने लगेगी जब हमारी युवा आबादी खेतों और कारखानों में हंसते हंसते काम करेगी। संविधान निर्माण का कार्य पूरा होने पर उसके मसौदे पर बोलते हुए S.L. भाटकर, जो मध्य प्रांत व बरार के सामान्य सदस्य थे, ने 24 नवंबर 1949 को कहा, यह जो विधान बन रहा है उनमें काश्तकारों और मजदूरों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा वेतन देने की ही तत्परता दिखाई गई है। काश्तकार और मजदूर जो राष्ट्र की उन्नति के लिए रात दिन कष्ट सहते हैं, उनके लिए इस विधान में कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जमींदार ने काश्तकारों से हजारों बीघा जमीन तरह तरह से लूटी है। उस जमीन को काश्तकारों को देने का इसमें कहीं कोई प्रयत्न नहीं है। इस तरह की चिंता जाहिर करते हुए कमलापति त्रिपाठी ने कहा, इस संविधान में यह गारंटी कहा दी गई है कि देश में भूखमरी नहीं रहेगी और सड़कों पर एक भी भिखारी नहीं बचेगा। यह गारंटी कहा दी गई है कि देश में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा और काम देने का दायित्व सरकार का होगा। यह एकदम सत्य है कि संविधान सभा में मजदूरों और किसानों के मुद्दों पर बहुत ही कम बात हुई है, विशेषकर उन्हें संविधान में समाहित करने के मुद्दे पर। 19 अगस्त 1949 को मद्रास का प्रतिनिधित्व कर रहे सामान्य सदस्य S. नागप्पा ने प्रांतीय विधान परिषदों में श्रमिक वर्गों के प्रतिनिधि को शामिल करने की अपील की। इसे मसौदा समिति की तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने अस्वीकृत कर दिया। अपने सब संशोधनों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है तो इसमें उन्हें प्रतिनिधित्व मिल ही जाएगा। इस प्रकरण से स्पष्ट होता है कि एक श्रेणी के रूप में मजदूर संविधान सभा में शामिल नहीं हो पाए। कुछ सदस्यों ने कोशिश अवश्य की, लेकिन वे फलीभूत न हो सके। डॉक्टर P.S. देशमुख मध्य प्रांत और बरार से सामान्य सदस्य थे। 5 नवंबर 1948 को उन्होंने कहा, जो भी हो, भारत किसानों का देश है। किसान और मजदूरों को शासन व्यवस्था में और अधिक हिस्सा मिलना चाहिए ताकि उनकी आवाज़ सुनी जा सके। इस विधान द्वारा उन्हें यह लगना चाहिए कि पृथ्वी के इस विशालतम देश के वही असली मालिक है। जाहिर है कि आज़ाद भारत में न तो P.S. देशमुख की इच्छा पूरी हो पाई और न महात्मा गांधी की। इसी प्रकार N.G. रंगा जैसे कृषक नेताओं की उपस्थिति के बावजूद किसानों के मुद्दे पर संविधान सभा की चुप्पी अविश्वसनीय लगती है। इसी तरह कमजोर वर्गों के लिए भूमि के वितरण का मुद्दा भी उपेक्षित ही रहा। महिलाओं और बच्चों के मुद्दे पर केवल वही तक बात हुई जहाँ तक उन्हें अविकसित माना गया और उनके विकास को सरकार ने अपनी जिम्मेदारी माना। राज्य की नीति के निदेशक तत्व इस बात के साक्ष्य है कि आज़ादी के आंदोलन से निकली अंत्योदय के कल्याण की गांधीवादी परियोजना को राज्य की सदस्यता के अंदर मान्यता तो मिली, किंतु उन पर वह बहस नहीं हो सकी जो नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में प्रवर्तनीय बना सकती। मूल अधिकारों के मामले में डॉक्टर अंबेडकर ने जो स्पष्टता अपने पहले ही भाषण में दिखाई थी, वह इस मामले में नहीं दिखती। साथ ही अन्य सदस्यों ने भी इसे कालचक्र के निर्णय पर ही छोड़ दिया।